कभी कभी लगता है कि मुझ में कोई कविता नहीं बची। मैंने दुख से कहा, जब तक दुख है कविता बची रहेगी। अस्वीकार में फुसफुसाती हुई ये कविता की आवाज़ है, जो इतना कोमल व्यक्तित्व है, कोमल मन है, जो कविता की आवाज़ को सुन सकता है। वो कितनी अच्छी रचनाएं करते होंगे। मैंने इनकी रचनाओं को देखा। करेले की बेल पे पूरी कविता लिख देते हैं और वहाँ पर एक अद्भुत बिंब उभर कर चले आते हैं, जो खेक्सा की सब्जी होती है, फल होता है, उस पर भी लिख देते हैं कविता। और एक बहुत ही आत्मीय पड़ोसी की तरह, एक बहुत ही आत्मीय पड़ोसी की तरह जो हमारे दिल का द्वार है, मनोमस्तिष्क का द्वार है, वो खटखटाना चाहते हैं। एक आत्मीय पड़ोसी की तरह खटखटाना चाहता हूँ, वर्षों सोई आपकी चुप्पी के द्वार, और सुनाना चाहता हूँ कविताएं कि शब्दों के साथ उसका ताप भी पहुँचे आप तक। जीवन कभी खत्म नहीं होता, कहीं पास ही होते हैं मजबूत डैने, जिन्हें हथेलियों में बांध कर उड़ा जा सकता है आसमान में और किया जा सकता है प्रेम। ऐसी कविताओं को सुनाने के लिए बहुत सम्मान के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ मंच सौंप रहा हूँ भाई वसंत त्रिपाठी जी को। और आज स्वागत करेंगे वसंत जी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। किसी कार्यक्रम में बीच में थोड़ा सा अंतराल होता है तो श्रोताओं के लिए परिणाम टूटने की तरह होता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं निजी तौर पर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि धीरेन्द्र ने जिस तरह से कविता की शुरुआत की और रूपम जिस ऊंचाई पर उस शुरुआत को पहुंचाया और उसके बाद आगे यहाँ तक ले गए, फिर मेरे पास कुछ बचा नहीं था। तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा रुक जाए, तो आप उसके जादू से मुक्त हो जाए, तो फिर मैं थोड़ी कविता सुना दूँ। तो मेरे हालांकि भाग्य को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन भाग्य से मेरे हिस्से ये आ गया कह लीजिए ये अंतराल। तो मैं इसके लिए शुक्रिया आप सबको। एक दो बातें मैं छोटी छोटी कहूँगा, उसके बाद मैं कविता सुनाऊँगा। मेरे पिता जिला स्टील प्लांट में नौकरी करते थे, मजदूर थे कहना चाहिए, और मजदूरी के अलावा वे पुरोहिती भी करते थे। उनके साथ मैं भी छोटा पुरोहित बन के जाया करता था। और जब मैंने पुरोहिती की क्रूरताएं देखी या पुरोहिती का वो जो मक्कार है उसको देखा, तो मैंने जीवन में तय किया कि अब मैं पुरोहिती करने न खुद कभी करूँगा और न किसी का सहयोगी बन करके कभी जाऊँगा। संयोग से आप जानते हैं कि ये पितृपक्ष अमावस्या वाला जो समय है वो पुरोहिती का समय होता है। तो मैंने निर्णय लिया था और आज तक कभी नहीं लिया। फिर हिंदी शिक्षक बन गया, तो हिंदी पखवाड़े में भी पुरोहित बन करके हिंदी शिक्षक जैसे बुलाए जाते हैं वैसे बुलाया जाने लगा। तो लगभग 10-12 साल पहले ही मैंने तय कर लिया था कि हिंदी पखवाड़े में या हिंदी दिवस में, हालांकि आप मुझे इसका एक त्रेप कह सकते हैं, लेकिन मैंने तय किया था कि कभी भी नहीं चाहूँगा। और मुझे लगता है कि 12 साल तो मैंने इसको पूरी तरीके से निभाया। प्रवीण जी का फोन आया और यदि वो बताए होते कि हिंदी पखवाड़ा जैसा कार्यक्रम में जाना है तो मैं कतई मना कर दिया होता। हालांकि मैं आप सोच रहा हूँ आज के कार्यक्रम को देख करके कि मैं मना कर दिया होता तो एक बहुत अच्छे अनुभव से महरूम हो जाता। वजह उसकी है कि वो जो पखवाड़े में इसलिए नहीं जाता था, और अभी भी मेरा वो निर्णय पक्का है, आगे भी शायद मैं न जाऊँ, क्योंकि वो इतना औपचारिक होता है, वो इतना निपटाऊ किस्म का होता है कि उसमें ना रचनात्मकता होती है, न उसमें कोई गंभीरता होती है, न उसमें किसी भाषा या किसी संस्कार से प्रेम जैसी कोई बात होती है। केवल बजट आया उसको निपटाया। लेकिन यहाँ संजय जी और तमाम साथियों के मार्फत मैं देख रहा हूँ कि ये महज औपचारिकता नहीं। तमाम मंची किस्म के कवि होते हैं, तमाम मंची किस्म के गलेबाज होते हैं, तमाम सस्ती किस्म की कविताएं या रचनात्मकताएं होती है। उनको परे रखकर संजय जी और उनके सब साथियों ने रूपम जैसी कवित्री को या धीरेन्द्र जैसे कवि को या हमारे साथी जैसे कवि को
यश मालवीय जैसे कवि को हमको फिर से बार बार सुनने का मौका मिले तो ये एक बड़ी जीत है किसी भी कार्यक्रम की। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कविता सुनाता हूँ। इधर मैंने राजनीतिक कविताएं बहुत लिखी थी और पिछले 1 साल से लगभग उसी को मैं सुना रहा था, लेकिन आज मैंने बिल्कुल दूसरी तरह की कविताएं चुनी हैं सुनाने के लिए। और संयोग से मेरा जो परिचय संजय भाई ने दिया तो उसी तरह की कविताओं का परिचय दिया। ये कोई संयोग ये कह लीजिए कि जिस तरह से मेरे कवि व्यक्तित्व का परिचय दिया लगभग उसके इर्द गिर्द ही संयोग से मैंने कविताएं चुनी तो वहीं सुना रहा हूं। अक्सर लगता है, छोटी छोटी सी कविताएं हैं। अक्सर लगता है, अक्सर लगता है मुझे इस बोलती दुनिया में अपनी अज्ञात उदासियों के साथ नहीं होना चाहिए था। अक्सर लगता है मुझे इस बोलती दुनिया में अपनी अज्ञात उदासियों के साथ नहीं होना चाहिए था। हर तरफ उम्मीदें हैं या नाउम्मीद। लोग बहुत विश्वास से अपना पक्ष रखते हैं। वे इधर खड़े होते हैं या उधर, वे इधर खड़े होते हैं या उधर। मैं हर बार कहीं खड़े होने की चाह में औंधे मुंह गिर पड़ता हूँ और आखिरकार जब बोलने के लिए मुंह खोलता हूँ बहुत देर हो चुकी हो। खारिज हो चुके सवालों के धुंधले दागदार आईने में जब भी निहारता हूँ अपना चेहरा, लगता है मुझे इस सुंदर दुनिया में अपनी अनाथ उदासियों के साथ नहीं होना चाहिए था। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी। ये कविताएं भी जो मेरा नया संग्रह आएगा कि उससे ही मैंने चुनी और उसमें उन कविताओं का मूड ऐसे लगभग आईने के सामने खड़े होकर मैं अपने आप को या अपने इर्द गिर्द के परिवेश को, बहुत एकांतिक मूड की कविताएं हैं। कुछ इस तरह, कुछ उदासी से हैं और कुछ प्रेम से कविताएं। देखिए, गुजरना। चाहे साल हो, दुख हो, हंसी, रात या फिर प्यार, गुजर ही जाते हैं चुपचाप या शोर मचाते हैं। देर तक या कहीं गुजर जाने के बहुत बाद तक चीजें बची रहती है स्मृतियों में। स्मृतियां सच्चे दोस्त की तरह चलती हैं साथ साथ। तब भी जब अंधेरे से घबरा कर परछाइयां तक छोड़ देती है साथ। मैं जब भी गुजरता हूँ अपने होने की तलाश में परिचित जगहों से या अपरिचित जगहों में अपने संभावित चिन्ह ढूंढता हुआ, अनायास मुझे रोक लेती है मेरी ही त्यक्त मुद्राएं, फिर वे भी गुजर जाती हैं। इस तरह अपने से ही बार बार डरते चलते गुजरता हूँ। मैं अच्छा या बुरा नहीं होता, मैं अच्छा या बुरा नहीं होता, बस गुजरता हूँ और बीतता हूँ, बीत कर फिर लौट आता हूँ फिर से गुजरने के लिए। मेरी काया, छाया ही छाया से निर्मित है मेरी काया। गिरती उठती फिर गिरती, हाँफती चढ़ती मेरी काया। घर बाहर वन वनांतर शहर की गलियों की आंखों में मटमैला चोगा ओढ़ डोलती है कि जैसे नशे के सुरूर में है मेरी काया। काम न आया चिंताओं की ढेरी का राग, बन गए नए सब बाग, सत्य हुआ पुराना चुपचाप चला, बज गया अंतिम घंटा। दुनिया की वंदना में न कत्ल हुई मेरी काया। यह गहरे रंग की सांझ नील की ओट से उतरता हुआ लहू मेरा ही लहू है। मेरे ही सपनों की अंधेरी छां से तनी है रोशनी के उत्सव की रात। चुके हुए स्थगित समय ने जिसे सुबकते हुए गाया मेरी ही काया। आत्मनाश। मैं तुम्हारे सपनों के डैलों का एक ऐसा कमजोर पंख जो कभी भी टूट कर अलग हो सकता है।
मैं भागती हुई नदी का अंजुरी में भर उठा लिया गया जल, जिसके हिस्से अब कभी नहीं आएगा प्रवाह। मैं अक्सर वह टूट गया सपना जिसे एक लंबी नींद का इंतजार। मैं वह विवश मुसाफिर जिसे किसी अधूरी यात्रा में मैं सामान छूट जाना है प्लेटफॉर्म पर। मैं भोर का वह टिमटिमाता तारा जो सहमा हुआ है सुबह के ख्याल से। मैं घास की नोक पर चमकती ओस की वह बूंद जिसे सैर को निकले सैलानी अंततः कुचल देगी। मैं वह भूख जो हर बार पानी से ही मिटाई, मैं वह भूख जो हर बार पानी से ही मिटाई जाती है। बहुत अच्छे। मैं इस महान लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों का वह उपेक्षित अध्याय जिसे 8वीं के बच्चे केवल परीक्षा पास होने के लिए पढ़ते हैं, वह भी अपनी नैसर्गिक खींच के साथ। बहुत जीवन का मेला। मुझे याद है उस बच्चे की जो मेले में खो गया था और अपनी कातर आंखों से ताक रहा था इधर उधर, ढूंढ रहा था कोई परिचित चेहरा। मेला तूफान पर था उस वक्त। चारों ओर ठेलम ठेल थी, चारों ओर ठेलम ठेल थी। एक दूसरी पर चढ़ी, एक दूसरी को खत्म करती भोरनी छुरी से स्पष्ट आवाजें। उस रोशनी के ऊपर सहमी ठहरी हुई ओस से भीगी नमरात। वो जमीन पर बैठ गया था। लौह नगरी में आसपास के खदानों से ढोकर लाई गई मुरुम की धूल उड़ाती जमीन। वह तब रोने रोने को था, लेकिन रुलाई फूट नहीं रही थी। बहुत देर बाद बदहवास सी दिखी माँ दौड़कर उसे सीने से लिपटा दिया, दौड़कर उसे सीने से चिपटा दिया, और तब अचानक वह बुक्का फाड़ कर रोने लगा। पिता की पुचकार कुल्फी और बुद्धि के बाल से भी तिश्ती नहीं रुकी थी देर तक। 40 बरस हो गए उस घटना को। अब भी अक्सर वह गुम हो जाता है, लेकिन उसे बदहवास सा कोई ढूंढने नहीं आता। बस एक फिक्रा उस पर हंसता हुआ सा गिरता है कि जीवन एक मेला है। वाह वाह। नागरिक समाज से ही पढ़ लीजिएगा, उसको लाया नहीं, वो भी आता है। मैं पानी शीर्षक इसका। मैं पानी हूँ तरल, बहूंगा तो बजूंगा जैसे संतूर। मैं पानी हूँ तरल, बहूंगा तो बजूंगा जैसे संतूर। लेकिन अभी तो रिश्ता हूँ रंगों से बेआवाज। पहुँचता हूँ दूर दूर दूर, भीतर ही भीतर, वहाँ सदियों की नींद टूटती है जहाँ। मैं धरती के भीतर का पानी हूँ, नदियों झरनों या समुद्र में नहीं, धरती के भीतर रहता हूँ, मिट्टी और चट्टानों का लिहाफ हो। मैं पानी हूँ, मैं तुम्हारी प्यास होगा। क्या बहुत अच्छा। कविता है जैसा भी है, जैसा भी है आधा अधूरा, कटा फटा, उधड़ा तार तार, सिला बार बार, जीना ही है इस निर्विकल्प जीवन को। अपने जूतों से बचते बचाते, प्रलोभनों के तूफान में तिनका सजाते, हर गली में हर संभावनाओं को सनक की हद तक सहेजते प्यार करते, काटनी है यह उम्र। ध्यान बस इतना रखूं कि मेरे हिस्से की धूप किसी की छीनी हुई रोशनी ना हो। सुख केवल इतना कि दुखी ना हो जाए कोई। मेरे घर में खिली चमेली सबको बांटे एक सा सुगंध। मेरे आम के पेड़ पर पत्थर भी बरसे तो आम ही मिले रसीला और महकदार।
सबके विरोध में मैं भी शामिल हूँ, अपने ही जीवन का सुलगता सवाल मां। इरोम शर्मिला की फिक्र मुझे हर पल हो, हिमालय के पिघलते ग्लेशियर को अपना ही संकट जानूं। और इस तरह इस आधे अधूरे कटे फटे जीवन को बनाऊं भरा और पूरा। इतनी एक और कविता पुराने संग्रह से। दरअसल मैंने आज इसी तरह की कविताएं चुनी जो उसके पहले मैंने नहीं सुनाई थी। मुझे नहीं मालूम था कि बहुत सारे के भाई हैं, प्रवीण जी तो रहे नहीं, सचिन है और तमाम सारे दोस्त क्या रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनके बीच भी कविता बोलूँगा। तो बस सर पिता वाली पढ़ लीजिएगा, हैं? पिता के लिए जो आपने लिखा था। इसमें ज़रूर पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बस उसी कविता से फिर मैं खत्म करता हूँ। पिता का जिक्र ही हुआ तो उसी कविता से पिता पर मैंने, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, जहाँ मुश्किल हो जाएगी वहाँ मैं खत्म करूँगा, फिर मेरा पाठ खत्म जाएगा। पिता पिता अंतिम समय में एक लपट भर थे, जिनके कंधे पर बैठ हमने दुनिया देखी, उन्हें कंधे पर उठाए फूंक आए नदी किनारे। उसी लपट की रोशनी में आज बचपन खुल रहा है। बहुत पहले अपनी 24 इंची साइकिल पर थके हारे जब लौटते थे पिता, तब खाली टिफिन की खड़खड़ से ही जान जाते थे हम उनका लौटना। उनका लौटना एकाकी नहीं होता था। पतलून में ऑयल और ग्रीस के धब्बे के साथ कारखाना भी लौटता था घर, जिन्हें अंधेरी रातों में मल मल कर साफ करती हुई माँ थक कर चूर हो जाती, कारखाना फिर भी बचा ही रह जाता था। कभी कभी वे बड़े से झूले में ढेरों सब्जियां लाते, जिसे घर के भीतर उलट कर हम ढूंढते थे अपने मतलब की चीजें। अक्सर मटर, गाजर, बेर या मूंगफली। हम अंधेरी बरसाती रातों में उनसे चिपट कर सोते, वे अंधेरी शामों में हमें पहाड़े या प्रार्थनाएं लटवाते थे। फिर धीरे धीरे बचपन बीता। बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में जीतने हारने थपेड़े खाने के लिए निकल पड़े। वे कभी लौट आने की आस में टूटे हुए गए अपने गंतव्यों की ओर। अजनबी शहरों ने उन्हें लील लिया, जैसे लील लिया था बहुत पहले पिता को। हमारे बचपन बीतने के बहुत बाद तक पिता जीवित रहे, लेकिन बच्चों के भीतर इंतजार की लपटें मध्यम पड़ने लगी। हम बच्चे अब अपने बच्चों की प्रतीक्षा के केंद्र में रहने लगे थे। पिता हमारे साथ और हमसे अलग रहते हुए लगातार बूढ़े होते रहे, लेकिन अजब और दुर्दांत घुमक कर। हालांकि समय के साथ हमारे कंधे मजबूत होते गए थे, लेकिन उनमें पिता की घुमक्कड़ी को थामने की ताकत नहीं थी। वे रिक्शे, बसों और रेलों के धचके खा अपना बुढ़ापा खेल कर पहुँचते रहे हमारे पास। उनके तलवों में यात्राओं की असंख्य जिंदा लकीरें थी। यात्राएं हमेशा उनके भीतर सांस लेती रहती, और सामान कभी भी पूरा खुलकर घर में अपनी जगह नहीं पाता था। उम्र के 76वें साल तक भी वे भरपूर सामानों के साथ हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर पहुँचते रहे अपने बच्चों के पास, और मन मुताबिक ठहरते रहे उनके घरों के मसरूफ कोनों में। माँ मेरी साए की तरफ उनके साथ थी, केवल पीछे। वे जिन व्यवस्थाओं की बात करते थे, खुद उनसे कई बार सुकूनदेह तरीके से बाहर रह जाते थे। श्रम और नियति के खींचतान से निर्मित थे उनके जीवन के सूत्र, जिनके बीच वे अनिर्णित ही उलझे रहे। न ईश्वर छूटा उनसे, न तर्क ने ही उनके भीतर अपनी विश्वसनीय गरिमा पाई। हमारी मसरूफ दुनिया में वे अक्सर अपनी किसानी सभ्यता के साथ दखल देते थे, और कई बार कर्मकांडी कायदों के साथ। उनकी धोती कभी उतनी उजली नहीं हुई
जितना कि टेलीविज़न दावा करता है। वाह। वे अक्सर चनाबूट, मूंगफली और साग के साथ घर में प्रवेश करते थे। फिर अचानक एक क्रूर फैसले के तहत अपनी पीड़ा, यातना और दर्द के घोड़े पर सवार हो वे हमेशा के लिए चले गए। मेरे लिए पिता ऑयल और ग्रीस की गंध थे, कारखानों का कसेरा धुआं, सब्जियां छांटते हुए, स्वाद की पहचान तलाशते हुए, खूब जल्दी सोते और मुंह अंधेरे उठकर सुबह की हवा हाँक आते आदमी। संशय और विश्वास और प्रेम और धर्म और ईश्वरीय प्रताप की अविश्वसनीय घटनाओं से घिरे एक अबोध नागरिक, कर्मकांडों के पुरोहिती प्रताप के पीछे अपनी आय में लगातार कुछ जोड़ते हुए, लेकिन मरने के बाद कर्मकांड के लिए वे सिर्फ प्रेत थे, अपने समस्त जैविक क्रियाकलापों और स्मृतियों से बाहर खदेड़े हुए, जिनसे मुक्ति का उत्तम घिनौना कृत्य मैंने अपनी नंगी आंखों से